Hello everyone, welcome back to Olive Port. I am Pooja, and in this video we are going to cover all the important banking and finance news of May 2024. आई नो अब तो नोटिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि 18 जुलाई को मे बी यहाँ पर आरबीआई का नोटिफिकेशन आउट होगा, तो हो सकता है आपका एग्जामिनेशन अगस्त या सितंबर में हो। इसके अलावा सेबी का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है एंड सेबी के एग्जामिनेशन के फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में, सभी एग्जाम में ये आपका जो मे मंथ का इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है ये यूजफुल रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो क्योंकि पूरे मंथ के हम बैंकिंग न्यूज को कवर करने वाले हैं। सो आप इसको दो पार्ट्स में कवर कर सकते हैं, दो पार्ट्स में आप इसे देख सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको यहाँ पे इस कंपाइलेशन को डाउनलोड करना है, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ओलिव बोर्ड का एप्लीकेशन। अगर आप ओलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे जाएंगे, पहले तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए और ओलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी या आरबीआई करके एक सेगमेंट मिलेगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स में इस फाइल को अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मई 2024 के ऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ को कवर कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर आप 2023 के आरबीआई ग्रेड बी शिफ्ट 1 के पेपर को देखेंगे तो फेज 1 में आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था इन 2023। सो इन 2024 भी आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि मैंने इसको सेपरेटली कवर किया था, बट फिर भी यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए हम कुछ हाईलाइट्स तो डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 23-24 पर। ठीक है, आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बट हर चीज हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 23-24 और इसको रिसेंटली आरबीआई के 25th गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिलीज किया था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी वर्किंग होती है पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में, मतलब अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आरबीआई ने क्या काम किया है, क्या फंक्शनिंग रही है, क्या अचीवमेंट लिया है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में कवर की जाती हैं। तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के डेटा को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कवर किया है। एंड रिपोर्ट को सबमिट किसको किया? तो रिपोर्ट को सबमिट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को in terms of section 53 sub clause 2 of the RBI Act 1934। so RBI Act 1934 का जो क्लॉज है सेक्शन 53 सब क्लॉज 2, इसके अंदर RBI एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। ठीक है, आइए अब क्या हाईलाइट है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बैलेंस शीट की बात की है। बैलेंस शीट का मतलब प्रॉफिट क्या रहा है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आपका क्या रहा है, तो इस पूरी बैलेंस शीट को यहाँ पर बताया गया है। तो आरबीआई की बैलेंस शीट साइज इंक्रीज हुई है बाय 11.08% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 70.48 लाख करोड़ रुपीस एज ऑफ मार्च 31, 2024। यहाँ पे बोला गया है कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हुई है। आप अगर FY24 में देखेंगे तो आरबीआई की बैलेंस शीट है 70.48 लाख करोड़ रुपीस। अगर हम FY23 की बैलेंस शीट देखेंगे आरबीआई की, तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 63.45 लाख करोड़ रुपीस। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि 11.08% बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है। ठीक है, आरबीआई बैलेंस शीट इज मोर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कंबाइंड जीडीपी। नाउ बात करते हैं अबाउट द नेट इनकम। सो आरबीआई की नेट इनकम है 2.11 लाख करोड़ रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, ये बात कही। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आरबीआई की जो नेट इनकम है वो 141% इंक्रीज हुई है। अगर आप प्रीवियस ईयर में आरबीआई की नेट इनकम देखेंगे सो 87,420 करोड़ रुपीस से ये जंप किया है 141% एंड इट इज 2.11 लाख करोड़ रुपीस। एंड 2.11 लाख करोड़ रुपीस ही तो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड भी दिया है। मैंने इसको भी कवर किया था। तो डिविडेंड कितना दिया गया है? 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया गया है। नाउ बात करते हैं आरबीआई के एक्सपेंडिचर के बारे में। तो अगर हम आरबीआई के एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और हमारा एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है।
ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर शार्पली फेल टू द 64,690 करोड़ रुपीस कंपेयर टू द 1.48 लाख करोड़ रुपीस ईयर अगो। तो आप देख सकते हैं कितना कम यहां पर एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। नाउ बात करते हैं अबाउट द इनकम। सो इनकम यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारी इनकम 17.04% इंक्रीज हुई है और हमारा एक्सपेंडिचर 56.03% डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल राउंड फिगर में देखो तो 17% इनकम इंक्रीज हुई है एंड 56% आपको एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए इनकी जो बैलेंस शीट है वो 11.8% इंप्रूव हुई है, आपकी बैलेंस शीट 11.08%। ओके, डन, इतनी बात यहाँ पे कही गई। अब यहाँ पे जो इनकम के सोर्स है वो भी डिफाइन किए गए। तो डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्स दोनों से आपको इनकम होती है, डोमेस्टिक सोर्स और फॉरेन सोर्स दोनों से हमको इनकम होती है। तो इसमें कहा गया द सेंट्रल बैंक्स इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स से जो हमारी इनकम है वो 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। कितना? 1.87 लाख करोड़ रुपीस इन द FY24। फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है? मतलब हमें डिफरेंट जो हमारे इंटरेस्ट है, फॉरेन करेंसी असेट्स हो गए, गोल्ड हो गए, लोन एंड एडवांस हो गए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, तो वहां से हमें जो फॉरेन करेंसी में इनकम हो रही, फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम हो रही है वो 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। और कितनी है ये? 1.87 लाख करोड़ रुपीज है। अगर हम डोमेस्टिक नेट इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक नेट इनकम भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। कितना? 5.7%। तो आप देख सकते हो हमारी डोमेस्टिक इनकम राउंड फिगर में 88,000 करोड़ रुपीस है, ठीक है, जिसमें आपको 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम फॉरेन इनकम की बात करें तो आपको यहाँ पे 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये कितना है आपका? 1.87 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक ने 42,800 करोड़ रुपीस कंटेंजेंसी फंड में भी प्रोविजन रखा है कि हम इतना फंड कंटेंजेंसी फंड में रखेंगे इन FY24। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। डन इतनी चीजें, ओके। नाउ इन्होंने कुछ इकोनॉमी रिव्यू पे भी डिस्कशन किया है, मतलब इन्फ्लेशन के बारे में, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी डिस्कशन किया गया है। क्या कहा है? ग्लोबल इन्फ्लेशन फेल टू 6.8% इन 2023 फ्रॉम द 8.7% इन 2022। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो ड्रॉप हुआ है। आप देखेंगे 2022 में इन्फ्लेशन 8.7% था, 2023 में इन्फ्लेशन 6.8% है और FY 2024 मतलब 2024 में जो इन्फ्लेशन है वो 5.9% है। और इनका एस्टिमेशन है कि 2025 में इन्फ्लेशन मतलब आपकी जो महंगाई है वो कितनी होगी? 4.5% का एस्टिमेशन यहाँ पर इस रिपोर्ट पे कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ। तो इन्होंने कहा है जीडीपी इंप्रूव हुई है 22-23 में, अगर आप देखोगे 7% से ये ग्रो हुई है 7.6%। तो यहाँ पे जीडीपी भी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है और 1 जनवरी 2024 से इफेक्ट में आ गया है। नाउ बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब IIP। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके आउटपुट में कितना हमारा इंक्रीमेंट देखा गया है, ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ हुई है। तो इसमें कहा है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो एक्सपांड हुआ है बाय 5.8%। तो यहाँ पर इंडस्ट्री भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हुई है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है उसका रीजन क्या है? आपका PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इसका रीजन है, ठीक है। एज ऑफ दिसंबर 2023 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट PLI स्कीम में 1.07 लाख करोड़ रुपीस हुआ है, लेकिन इतना इन्वेस्ट करने पे हमें आउटपुट कितना मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे 8.7 लाख करोड़ रुपीस का हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है, मतलब इतना हमने प्रोडक्शन जनरेट किया है। आप कह सकते हो कि 1 रुपया हमने लगाया था और 8 रुपया हमने यहाँ पर जनरेट किया है। PLI स्कीम से ये फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हुआ है अकॉर्डिंग टू द RBI एंड 7 लाख इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जॉब भी क्रिएट यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही है। अब बात करते हैं कोल प्रोडक्शन। तो कोल प्रोडक्शन हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ है 7.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है कोल प्रोडक्शन सेक्टर में, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी आप देखोगे 13% आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और टोटल हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है एज ऑफ 31 मार्च 2024 वो कितनी है? 190.6 गीगावाट देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द RBI एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पे डिस्कशन किया गया है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की अगर रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया यहाँ पर 4th बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन में आया है। 63 कंट्रीज का एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अगेन हमारा टारगेट है कि फिस्कल डेफिसिट को तो रिड्यूस करना ही है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन टू 5.9% ऑफ द जीडीपी इन 23-24 फ्रॉम द 6.4% ऑफ द जीडीपी। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले ये जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.4% था, ये डेफिसिट रिड्यूस होकर 5.9% रहा है FY24 में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे कंट्री वाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात की है। इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो एफडीआई हमें रिसीव हुआ है वो कहां से हुआ है, सिंगापुर से हुआ है। ठीक है, सिंगापुर से सबसे ज्यादा हमें एफडीआई रिसीव हुआ है, देन मॉरिशस, यूएसए, नेदरलैंड, जापान और यूएई है। तो टोटल जो एफडीआई हमें FY24 में रिसीव हुआ है वो $44.4 बिलियन का आपको देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो एफडीआई किस सेक्टर में रिसीव हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है, देन इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आपका कंप्यूटर सर्विसेज है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर मार्केट कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारे कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% से रिड्यूस होके 3.2% हो गया है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट है डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। हम लगातार अलग अलग कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, यूपीआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपने रुपए कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमारा यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो इंप्रूव होगा। यस, बिल्कुल डेफिनेटली आप देखोगे 10.9% का इंक्रीमेंट देखा गया है हमारे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट में कही गई थी। डन इतनी चीजें। चलो और क्या बोला गया है और क्या इंपॉर्टेंट है जरा देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई ने एक और फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? आरबीआई ने कहा है रिजर्व बैंक रिवाइज द रिम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम सीलिंग ऑफ 20 लाख रुपीज पर एनम टू 30 लाख रुपीज पर एनम। तो जो आपका टॉप सीलिंग अमाउंट होता है या टॉप आपकी जो सैलरी होती है उसको इंक्रीज करके 20 लाख से 30 लाख रुपीज पर एनम कर दिया है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, डन इतनी चीजें। रिजर्व बैंक एक्सटेंडेड द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको भी 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब ये 2025 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे फिनिश होती है। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. अब बात करेंगे ग्रीन फाइनेंसिंग। नाम से समझ में आ रहा है ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब हमें ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो कि सस्टेनेबल हो और क्लाइमेट या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, राइट। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मींस नाबार्ड अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट ऑन द अर्थ डे। हमको पता है हमने 22 अप्रैल राइट अर्थ डे सेलिब्रेट किया था। ओके और यहाँ पे नाबार्ड ने क्लाइमेट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट को रेडी किया है और यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया को नीड है, रिक्वायरमेंट है, हमें ग्रो करने की रिक्वायरमेंट है ग्रीन फाइनेंसिंग सेक्टर में, मतलब हमें ज्यादातर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, द स्ट्रेटजी एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्शन एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट इन द कंट्री। यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात की गई तो यहाँ पे एनुअली जो रिक्वायरमेंट है वो $170 बिलियन की रिक्वायरमेंट है इन द ग्रीन फाइनेंसिंग, बट इन इंडिया यहाँ पर ओनली $49 बिलियन इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब हम बहुत पीछे हैं। हमारा टारगेट है कि हमें $2.5 ट्रिलियन ग्रीन फाइनेंसिंग करनी है बाय द 2030। तो अभी हम काफी पीछे हैं, इसलिए इंडिया को और भी ज्यादा ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट या ग्रीन जो प्रोजेक्ट है उनमें फाइनेंस करने की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, ये जो नाबार्ड ने क्लाइमेट स्ट्रेटजी रिपोर्ट पब्लिश की है और 2030 का जो टारगेट डिसाइड किया है, इसके 4 इंपॉर्टेंट की पिलर्स हैं। कौन कौन से? एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर, प्लेइंग अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये की पिलर से क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी किया था, पूछा जा सकता है। नाउ बात करते हैं नवरत्न स्टेटस। ठीक है, हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनीज कितनी हो गई है? 19 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्न स्टेटस दिया है। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस रिसेंटली कन्फर्ड नवरत्न स्टेटस किसे? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरडा को तो दिया ही था। इसके अलावा 2 और कंपनीज हैं, एक है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनको भी नवरत्न स्टेटस दिया है बाय द गवर्नमेंट और टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनीज इंडिया में 19 हो गई हैं। ओके है, ये बात यहाँ पे कही गई है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का फॉर्मेशन 23 अगस्त 1974 को हुआ था। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है और सीएमडी आपको यू सरावरन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम हुडको की बात करते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फॉर्मेशन 25 अप्रैल 1970 को हुआ था एंड संजय कुलश्रेष्ठा आपको इसके सीएमडी मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट, इंडिया रिड्यूस विंडफॉल टैक्स ऑन द पेट्रोलियम क्रूड। जब किसी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज कट्स इट विंडफॉल टैक्स ऑन द पेट्रोलियम क्रूड टू द 8,400 इंडियन रुपीज अ मेट्रिक टन फ्रॉम द 9,600 रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 मई। तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल पे विंडफॉल टैक्स था वो 9,600 रुपीज था, इसको रिड्यूस करके 8,400 इंडियन रुपीज मेट्रिक टन कर दिया है। ठीक है, इतनी चीजें। अब इंडिया फर्स्ट इम्पोज विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ऑन द 1 जुलाई 2022। तो पहली बार विंडफॉल टैक्स को 2022 में यहाँ पे इम्पोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रो एंड वर्ल्ड लाइन ज्वाइन द ग्रोइंग क्लब ऑफ इंडियाज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। सो ग्रो के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, राइट? सो ग्रो को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है आरबीआई ने अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. So wealth management platform Grow and digital payment processing company Worldline e-payment have received the RBI license to operate as an online payment aggregator under the Payment and Settlement System Act of 2007. ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी कंपनी जैसे कि टाटा पे, जोहो, जोमेटो, डिसेंट्रो, इन सभी कंपनीज को भी आरबीआई ने एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है। चलिए, अब ये जो न्यूज है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड हाई जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन अप्रैल 2024। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मंथ में अगर आप देखोगे मार्च में, अप्रैल में मैक्सिमम जीएसटी कलेक्शन होता है। ठीक है, और रिसेंटली तो आपको, अगर आपने न्यूज देखा हो या आप यूट्यूब पे मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि 53rd नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और जीएसटी काउंसिल ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लेना। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 9 मंथ बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी को रिड्यूस भी किया है और काफी सारे प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया है जीएसटी से, तो आप इसे जरूर देख लेना। ठीक है, चलो वापस आते हैं। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्शन हिट अ रिकॉर्ड हाई इन द अप्रैल 2024। तो अप्रैल 2024 में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो 2.10 लाख करोड़ रुपीस का हुआ है। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें ईयर ऑन ईयर 12.4% की ग्रोथ देखी जा रही है। अगर हम इस जीएसटी को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि जीएसटी आपका क्या होता है, 3 पार्ट्स में होता है, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है और हमारा एसजीएसटी है, राइट? तो अगर हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो इसका कलेक्शन 43,000 करोड़ रुपीस है। अगर हम बात करेंगे स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स तो ये कलेक्शन टोटल 53,000 करोड़ है और आईजीएसटी कलेक्शन 99,000 करोड़ है। हमको ये इंडिविजुअल ब्रेकडाउन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल याद रखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या हो रही है आप वो याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई स्टेट वाइज डेटा। सो स्टेट वाइज डेटा फॉर अप्रैल शोड दैट आउट ऑफ 38 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी
इसमें आप देखोगे कि जो जीएसटी हायर ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर देखा गया है नेशनल एवरेज से। 19 स्टेट ऐसे हैं आउट ऑफ 38 स्टेट, 19 स्टेट ऐसे हैं जिसमें जीएसटी कलेक्शन एवरेज से अबव है। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन एवरेज से अबव है। एवरेज आप देख रहे हो कि 12.4% की ग्रोथ एवरेज ईयर ऑन ईयर हो रही है। बट आप देखोगे महाराष्ट्र में जो टोटल आपका जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 37,000 करोड़ रुपीस है, जो कि 13% से ग्रो है, जबकि एवरेज कितना है 12.4 है। और महाराष्ट्र ने ग्रो कितना किया है 13% किया है। फॉलोड बाय द कर्नाटका जिसका 9% ग्रोथ है। गुजरात का अगर आप देखोगे तो 13% ग्रोथ, उत्तर प्रदेश का 19% ग्रोथ है, तमिलनाडु का 6% ग्रोथ है। तो हमें सबका ग्रोथ नहीं देखना, हमें देखना है कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है एंड जीएसटी कलेक्शन भी महाराष्ट्र में हाईएस्ट हुआ है। अब यहाँ पे कई ऐसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, जहां पर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ हुई है -57%। एंड नेक्स्ट आपका अंडमान एंड निकोबार है जहां पे -30% आपकी ग्रोथ हुई है, मतलब नेगेटिव में गया है, इसको ग्रोथ तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। यहां पर इंडियन ऑयल ने कहा है, देखो इंडियन ऑयल क्या कर रहा है, ईवी चार्जिंग फैसिलिटी को डेवलप कर रहा है। एक चीज बताओ, हम जीरो कार्बन एमिशन कब कर पाएंगे? जीरो कार्बन एमिशन हमें 2070 तक करना है, इसके लिए हम ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ईवी क्यों खरीदेगा? अगर आपसे बोला जाए ईवी खरीद लो तो आप बोलोगे यार मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, मुझे लंबा एक ट्रिप पे जाना है, और हमको जितना हर एक दूर पे जो पेट्रोल पंप मिलते हैं, क्या हमें ईवी चार्जिंग स्टेशंस मिलते हैं? नहीं। अगर हर कुछ दूरी पर जैसे कि पेट्रोल पंप्स हैं वैसे ईवी चार्जिंग स्टेशंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग ईवी को खरीदेंगे, अदरवाइज क्यों ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल चाहता है कि हमें लगभग 10,000 फ्यूल स्टेशंस डेवलप करने हैं एंटायर नेशन में और रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में हमें काम करना है। इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 5,215 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 1 गीगावाट कैपेसिटी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, हाइब्रिड सोलर एंड विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जिसके बाद 10,000 फ्यूल स्टेशंस को बनाया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कहना है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कर लेंगे 2046 तक, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमा विस्तार। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी एक एपेक्स बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश के सभी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, और इन्होंने बीमा विस्तार को प्रपोज किया है। इट इज अ एम्बिशियस ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस मास प्रोडक्ट। देखिएगा जनरली क्या होता है, अगर किसी को इंश्योरेंस कराना है तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है, स्पेशली इन रूरल एरिया, कि एक फार्मर जिसको अपनी खेती देखनी है वो पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराए, फिर लाइफ इंश्योरेंस कराए, फिर अपनी प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस कराए, सारा इंश्योरेंस ही कराते रहे। नहीं, इतनी फुर्सत नहीं है। तो इसलिए बीमा विस्तार इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस बीमा विस्तार में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट आपको पॉलिसीज का मर्जर मिलेगा, इसलिए इसे बीमा ट्रिनिटी भी कहा गया है। ओके, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा विस्तार, जो कि लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी कवर तीनों इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है एक ही प्रोडक्ट में। ठीक है, द प्रोडक्ट इंक्लूड लाइफ कवर प्रीमियम 820 रुपीज, हेल्थ कवर 500 रुपीज एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर 100 रुपीज एंड प्रॉपर्टी कवर 80 रुपीज। तो आप देख रहे हो ये 1500 का आपको प्रीमियम पे करना है, और ये चारों के चारों आपके इंश्योरेंस इसमें कवर हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर रूरल इंडिया के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर आप एंटायर फैमिली को कवर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2420 रुपये का प्रीमियम पे कर दो, तो आपकी एंटायर फैमिली भी कवर हो जाती है। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या होगा, इसमें फायदा भी देख लेते हैं। तो अगर किसी पर्सन का यहाँ पे एक्सीडेंट होता है या प्रॉपर्टी कवर की बात की गई है तो 2 लाख रुपीज ईच यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं हेल्थ कवर के बारे में, तो हेल्थ कवर ऑफर अ सम एश्योर्ड ऑफ 500 रुपीज फॉर द 10 days विथ मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपीज अवेलेबल विदाउट प्रोड्यूसिंग बिल और डॉक्यूमेंट। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा जो एजेंट्स हैं और जो बीमा विस्तार पॉलिसी को बेचेंगे तो उनको 10% कमीशन या इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ओके, नेक्स्ट, चाइना शेयर इन इंडियाज इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट राइजेस। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड, देखो चाइना वन ऑफ द बिगर इंपोर्टर है इंडिया के लिए, और इंडिया काफी कुछ इंपोर्ट करता है चाइना से। ठीक है,
तो ओवर द लास्ट 15 years, China's share in the India's import of industrial goods have increased from 21% to the 30%. तो हमारा import जो है वो लास्ट 10 years में 15 years में 30% मतलब 21% से 30% ग्रो हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ठीक है, इंडिया का टोटल जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है चाइना के साथ वो $677 बिलियन है। ठीक है, इंडिया का टोटल अगर हम मर्चेंडाइज इंपोर्ट देखते हैं तो $677 बिलियन है, जिसमें से चाइना का क्या कंट्रीब्यूशन है? चाइना से हम $101 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, जो कि 15% है हमारे टोटल इंपोर्ट का। ओके, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और इस $101 बिलियन में से आप देखोगे 98.5% हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैटेगरी में है, जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को, मशीनरीज, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक रिलेटेड आर्टिकल एंड अदर सेक्टर जैसे कि आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब हमारे इंपोर्ट आइटम्स हैं चाइना से। ठीक, नेक्स्ट, NPCI signed pact with the Bank of Namibia for developing UPI like instant payment system। यहाँ पे UPI नहीं लॉन्च किया है, हम सिर्फ अपनी जैसा instant payment like सिस्टम UPI है, UPI की टेक्नोलॉजी हम इनको दे रहे हैं। UPI की टेक्नोलॉजी से नमीबिया के लिए भी इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जाएगा और इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द बैंक ऑफ नमीबिया टू सपोर्ट them in the developing an instant payment system like the UPI for Namibia। NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर काम करता है। जितने भी आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम NPCI का करता है। ठीक है, इतनी चीजें। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट है ICICI बैंक ज्वाइन इंडियाज टॉप 5 कंपनीज विथ मार्केट कैप एंड सरपासिंग 8 ट्रिलियन रुपीज। यहां पर आप देखेंगे हमारे देश में कुछ ही कंपनीज है जिनका अगर मार्केट कैप है वो 8 ट्रिलियन है, और रिसेंटली तो SBI ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। राइट, SBI का भी अब मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपीज से आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ICICI बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8.14 ट्रिलियन रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा, और अभी तक का ये हाई बताया जाता है। अगर इंडिया की हम टॉप 5 कंपनीज देखें तो रिलायंस के बाद आपका TCS, देन HDFC बैंक, फिर आपका SBI एंड नाउ ICICI बैंक है, जो कि आपका मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी कंपनीज है इंडिया में जिनकी वैल्यूएशन या मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा है। नेक्स्ट है ध्रुव धनराज लॉन्च एथर्नल कैपिटल फंड। देखेंगे यहाँ पे क्या बात की जा रही है। आप सभी लोगों को VC फंड के बारे में या वेंचर कैपिटल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो मैं हर एक टर्मिनोलॉजी को ऑलरेडी डिटेल में कवर करती हूँ। तो यहाँ पर एक नया वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, किसने? फॉर्मर भारत पे COO ध्रुव धनराज ने, और इस नए वेंचर कैपिटल फंड का नाम है एथर्नल कैपिटल, जिसका टारगेट कॉर्पस अमाउंट कितना है? 120 करोड़ रुपीस है। ठीक है, कॉर्पस इज डिस्क्राइब एज अ टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द पर्टिकुलर स्कीम बाय ऑल द इन्वेस्टर, और टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 240 करोड़ रुपीस है। ठीक है, नेक्स्ट 3 इयर्स में 40 न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का इनका प्लानिंग है। नेक्स्ट है REC हम सभी को पता है एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है और एक लीडिंग NBFC भी है हमारे कंट्री की। सो REC गेट्स RBI अप्रूवल टू सेट अप सब्सिडरी इन द गिफ्ट सिटी। तो REC को अप्रूवल मिल गया है RBI से कि वो गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में अपनी सब्सिडरी को ओपन कर सकती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन बेसिकली RBI ने इनको दे दिया है फॉर सेटिंग अप अ सब्सिडरी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गुजरात, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी मतलब गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। सब्सिडरी ओपन करने से क्या हो जाएगा? सब्सिडरी ओपन करने से ये ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेगी और ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकेगी।
REC लिमिटेड के CMD श्री विवेक कुमार देवगना है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC आपको देखने को मिलेगी, जिसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, फोकसिंग ऑन पावर सेक्टर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा आप इसे देखेंगे, इट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नोडल एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स है, लाइक प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड। इन सब के लिए भी नोडल एजेंसी की तरह REC काम करता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड घाना, स्ट्रेंथ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन फॉर इनहांस्ड ट्रेड। रिसेंटली 4th सेशन या 4th एक टॉकिंग या सेशन आप कह सकते हो, मीटिंग बोल सकते हो, 4th सेशन ऑफ इंडिया एंड घाना ज्वाइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड इन द अक्रा। घाना की कैपिटल का नाम क्या है? अक्रा है, और अक्रा में ये 4th नंबर का सेशन हुआ था, जहां पे कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन किया गया, लाइक इंडिया एंड घाना आर ज्वाइंटली फोर्स टू इंटीग्रेट देयर पेमेंट सिस्टम एंड इनेबलिंग इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। ठीक है, विद इन 6 months इंडिया UPI विल बी ऑपरेशनल ऑन द घाना। तो घाना के जो GHIPSS मतलब घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, उसमें हमारे देश का UPI रन होगा, और इसके कारण क्या होगा, हम इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लॉन्च करेंगे, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है, Adani Green Energy secure $400 million finance from the international bank। यहाँ पे अडानी ग्रुप के कई सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जिसके लिए इनको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने $400 million का फाइनेंस किया है या फिर लोन लिया है फॉर द कंसोर्टियम ऑफ 5 इंटरनेशनल बैंक्स। तो 5 बैंक्स का कंसोर्टियम है, इन्हें $400 million का लोन दिया है। किसके लिए? 750 मेगावाट के गुजरात एंड राजस्थान के सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, राजस्थान में 500 मेगावाट कैपेसिटी का एक पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड 250 मेगावाट कैपेसिटी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है गुजरात में। अब यहाँ पे जो राजस्थान वाला प्रोजेक्ट है, ये आपका पावर परचेस एग्रीमेंट पे काम करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो उसको बेच दिया जाएगा। ठीक है, विथ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है, यश बैंक कोलैबोरेट विथ ANQ टू लॉन्च पाई एंड फाई क्रेडिट कार्ड। तो ये पाई एंड फाई क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? यश बैंक ने लॉन्च किया है। यश बैंक हैज पार्टनर्ड विद बेंगलुरु बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ANQ टू अनवील 2 न्यू क्रेडिट कार्ड डिजाइन फॉर द इंडियन कस्टमर, पाई एंड फाई। पाई क्रेडिट कार्ड क्या है? तो आप इसका नाम देखेंगे, यश बैंक ANQ पाई क्रेडिट कार्ड एक वर्चुअल रुपी क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, इसको आप भीम एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, क्रेड, पेटीएम, अलग अलग वेबसाइट जो भी ANQ में मेंशन है, उसमें आप इजीली UPI से इसमें फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, और बदले में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यूजर कैन अर्न 8 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन एवरी UPI ट्रांजेक्शन ऑफ अबव 200 रुपीज थ्रू द UPI ऐप। तो आपको हर एक 200 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पे UPI से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा 8 पॉइंट्स का, और यहाँ पर आपका जो कैप है वो 5000 रुपीज पर मंथ तक आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप अर्न कर सकते हो, और बाद में आप इनको क्रेडिट मतलब डेबिट कर सकते हो, बाद में आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ANQ फाई क्रेडिट कार्ड। ये आपका फिजिकल कार्ड है, जैसे कि ये क्या था, पाई आपका वर्चुअल कार्ड है, लेकिन फाई आपका क्या है? आपका एक फिजिकल कार्ड है। यू हैव टू कैरी दिस। इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परचेजेस दोनों में आप यूज कर सकते हो। जो हमारे होटल होते हैं या आपके जो एयरपोर्ट्स में जो भी लॉन्च वगैरह होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए, फ्यूल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर भी आप क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। यूजर कैन अर्न 24 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन सिलेक्टेड कैटेगरी फॉर स्पेंड ऑफ 200 रुपीज एंड 4 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन द अदर स्पेंड ऑफ 200 रुपीज। ये बात यहाँ पे कही है। नेक्स्ट है, RBI अलाउ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर टू बोरो इन द फॉरेन करेंसी। अब ये टर्म बहुत से स्टूडेंट को हो सकता है पता हो, और हो सकता है किसी को ना पता हो, तो मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर क्या होते हैं। ठीक है, दे आर ईदर सब्सिडरी ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और द एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अबॉर्ड और दोज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट।
दे आर रजिस्टर्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी की तरह स्टेट अलोन जो हमारे प्राइमरी डीलर है वो रजिस्टर होते हैं एज ऑफ मार्च 31, 2023। यहां पर आपको सेवन स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स देखने को मिलेंगे, और वो 7 कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। गोल्डमैन शेस है, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसीआई, ये आपके कुछ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है। अब ये डीलर्स करते क्या है, तो आइए इस पे भी डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है, तब हम अपनी न्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाता है, जिसके जरिए गवर्नमेंट फंड को कलेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट तो आपके घर में आएगी नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। गवर्नमेंट किसको बोलेगी, आरबीआई को बोलेगी कि आरबीआई हमें 10,000 करोड़ रुपीस की ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना और हमें फंड चाहिए। तो आरबीआई भी हमारे घर में नहीं आएगी कि हमारे पास आएगी ये सिक्योरिटी ले लो गवर्नमेंट की। आरबीआई किसको बोलेगी, बैंक्स को बोलेगी, ठीक है। तो आरबीआई ने किसको बोल दिया, बैंक्स को दे दिया, और टारगेट दे दिया बैंक को कि आपको जैसे कि 2000 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी है। ऐसे सबको अलग अलग टारगेट्स दे दिए। डिपेंड करता है कि वो बैंक कितनी बड़ी है, साइज पे डिपेंड करता है। अब बैंक्स क्या करेंगे, तो बैंक्स क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने के लिए, मतलब इसकी जो परचेजिंग, अब यहाँ पे बैंक तो डायरेक्टली आरबीआई के साथ नहीं है ना, बीच में क्या है, बीच में आपके डीलर्स होते हैं, इनको ही हम स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी डीलर होते हैं ये आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी हो सकती है, या कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कोई कंपनी भी हो सकती है। तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटीज है that is authorized to buy and the sell government security। तो ये सेल एंड बाय करने का काम करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। प्राइमरी डीलर का कॉन्सेप्ट 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। अब न्यूज क्या है, आरबीआई अलाउ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर टू बोरो इन द फॉरेन करेंसी। इसमें बोला है कि अंडर द सेक्शन 45W ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, यहां पर इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है कि कोई भी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है तो अपने वो जो सब्सिडरी, मतलब जिसकी वो सब्सिडरी है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है या जिसके अंदर वो काम करती है, उससे वो फॉरेन करेंसी में भी बोरो कर सकती है। ये बात यहां पर बोली है। These stand-alone primary dealer can now avail access to overdraft facility in the Nostro account only for the operational purposes। और नॉस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि आरबीआई की एक लेटेस्ट सब्सिडरी है, राइट। सो RBIH व्हाइट पेपर एट द हेल्म वीमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। यहां पर आप देखेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसका टाइटल है एट द हेल्म वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया। ये इसका टाइटल है। बेसिकली इसमें बताया है कि क्या चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब जो वीमेन स्टार्टअप्स होते हैं या वीमेन बिजनेसमैन होती हैं उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, चाहे वो लोन लेने के लिए हो, बैंकिंग सेक्टर में हो या फैमिली के टर्म्स पे हो। तो उस पर बेसिकली इन्होंने बात की है। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। सो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द मिडिल इंडिया आर नॉट ओनली जनरेटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो द फैसिलिटेटर ऑफ द लोकल स्किल डेवलपमेंट। रोल ऑफ द वीमेन एमएसएमई सेक्टर क्या है, तो इसमें कहा है कि केवल और केवल 20% ही आपको इंडिया के एमएसएमई सेक्टर्स मिलेंगे जो वीमेन के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, ठीक है। Within these 5.2% of the small enterprises are women led and 2.6 of the medium enterprises are the women led। कैपिटल गैप, तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो बैंक्स लोन है, तो यहाँ पर सर्वे में कहा गया है कि समटाइम्स बैंक अगर कोई स्टार्टअप है जो वीमेन लीड कर रही हैं तो उनको लोन देने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गैप यहाँ पर है। ओनली 3% ऑफ द वीमेन सर्वेड हैव एक्सेस द बैंक लोन। केवल 3% ही फीमेल्स को यहाँ पे लोन मिल रहा है। इसके अलावा है विजिबिलिटी गैप। अब यहाँ पे सोसाइटी का भी एक प्रेशर आपको देखने को मिलता है, एक स्टीरियोटाइप है, आपको फैमिली को संभालना है और एज रिलेटेड इश्यूज है। मैरिज एक इशू होता है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे हैं तो एक इशू होता है, तो इसके कारण एक गैप देखा गया है, इस रिपोर्ट में ये कहा है। नेक्स्ट है नेटवर्क गैप। अगेन मैरिज के कारण क्या होता है, सम टाइम माइग्रेशन करना पड़ता है, वीमेन को वहीं जाना होता है जहां पे उनके हस्बैंड होते हैं, तो कई बार उनके स्टार्टअप उतने प्रॉपरली रन नहीं हो पाते और ये भी एक रीजन है जिसके कारण बैंक्स वीमेन लीड स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखा गया है कि मैरिज अकाउंट फॉर द 87% ऑफ द वीमेन्स माइग्रेशन इन द मिडिल इंडिया, ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है ड्रिप प्राइसिंग। रिसेंटली ये टर्म भी न्यूज में था, ठीक है, मैंने इस पर डिस्कशन किया था।
क्या है ड्रिप प्राइसिंग, इसको हम समझते हैं, पहले न्यूज देखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज इशूड अ वार्निंग अगेंस्ट द ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग क्या होती है? आपके हिडन चार्जेस होते हैं जो कंपनी आपको शो नहीं करती, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपको वो सारे हिडन चार्जेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमेजॉन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट दिख रही थी 2000 रुपीज़, लेकिन जब मैं पेमेंट करने जाती हूँ तो उसमें सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस, ऐसा कर करके 4000 रुपीज़ का पेमेंट मुझे लगता है। तो ये जो 2000 एक्स्ट्रा लग रहा है ये आपके हिडन चार्जेस है, जिसको हम ड्रिप प्राइसिंग कहते हैं। तो इसी के खिलाफ या अगेंस्ट वार्निंग इशू की है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। इट इज अ प्राइसिंग टेक्निक इन विच फर्म एडवर्टाइज ओनली पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड रिवील अदर चार्जेस लेटर एज द कस्टमर गोज थ्रू द बाइंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैक्टिक्स होती है जिसमें कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाए परचेजिंग की। ठीक है, तो इसको हम हिडन चार्जेस कहते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यहाँ पे 1915 एक नंबर इशू किया है, व्हाट्सएप नंबर भी इशू किया है, जिससे आप कंप्लेंट कर सकते हैं ड्रिप प्राइसिंग के खिलाफ। ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है, ICICI बैंक इंट्रोड्यूस UPI फॉर NRIs थ्रू द इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई इंटरनेशनल कस्टमर है, ठीक है, कोई पर्सन है जो फॉरेन कंट्री में रहता है, अगर उसको UPI ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो उसको एक दूसरा नंबर परचेज करना होता है फॉर द UPI ट्रांजेक्शन, उसे रजिस्टर कराना होता है। लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है उससे भी आप UPI कर सकते हो, ये फैसिलिटी ICICI बैंक प्रोवाइड कर रहा है। सो ICICI बैंक हैज रोल आउट अ न्यू फैसिलिटी अलाउइंग इट्स नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI कस्टमर टू मेक UPI ट्रांजेक्शन इन इंडिया यूजिंग देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। मतलब अब इनको अपना नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्या होता है, NRI had to register an Indian mobile number with their non-resident external or non-resident ordinary bank account to use UPI। ठीक है, लेकिन अब ICICI बैंक ने कहा है कि आपको अपने नंबर चेंज कराने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है, आप हमारे एप्लीकेशन से उसी एग्जिस्टिंग नंबर से UPI पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस चेंजेस अप्लाई टू द कस्टमर रिसाइडिंग इन द 10 कंट्रीज। तो अभी पायलट बेसिस पे केवल 10 कंट्रीज में है, USA, UK, UAE, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ पे ICICI बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसका नाम है आई मोबाइल पे, और इससे कोई भी NRI कस्टमर अपने नंबर को चेंज किए बिना UPI ट्रांजेक्शन कर सकता है और QR कोड से भी इंडिया में पेमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गूगल लॉन्च अ वॉलेट ऐप इन इंडिया फॉर एंड्रॉइड यूजर। आप लोगों ने पेटीएम का वॉलेट देखा होगा, ठीक है, लेकिन अब गूगल भी अपना वॉलेट लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये वॉलेट पेटीएम के वॉलेट से थोड़ा सा डिफर है। जनरली हम पेटीएम का वॉलेट या दूसरे जो वॉलेट यूज करते हैं उसका इस्तेमाल हम स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए, पेमेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन ये वॉलेट ऐसा नहीं है। आइए हम देखते हैं कैसा है फिर ये। Tech giant Google announced the launch of the Google Wallet app in India, enabling user to save their travel ticket, gift card and event passes in the one places। मतलब आपके जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सको, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन, पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। गूगल वॉलेट यहाँ पर अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में फॉर ऑल द एंड्रॉइड यूजर इन इंडिया, ओनली फॉर द एंड्रॉइड यूजर अभी फिलहाल इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, RBI asked NBFC not to lend more than 20,000 rupees in the cash for the gold loan। अब आप किसी NBFC के पास जाते हो, अपना पैसा, जैसे कि मुथूट फाइनेंस गए या कहीं भी आप गए और आपने अपना क्या दिया, गोल्ड दिया, और बदले में कहा कि हमको इसके बदले में पैसा दे दो, लोन दे दो। तो यहाँ पे NBFC को RBI ने कहा है कि कोई भी पर्सन आता है गोल्ड लोन लेने के लिए तो आप कैश अमाउंट पर 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं दोगे। अगर 20,000 रुपीज से ज्यादा उस पर्सन को रिक्वायरमेंट है तो आप उसका बैंक अकाउंट लो और बैंक में ट्रांसफर करो, मतलब कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना है। ठीक है, इससे हम ब्लैक मनी को भी रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी नहीं होती है, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज NBFC टू स्ट्रिक्टली एडर टू ₹20,000 रुपीज लिमिट इन द कैश लोन। केवल आपको 20,000 रुपए ही कैश ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, The central bank referred to the provision of section 269 SS of the Income Tax Act 1961। इसमें कहा है अगर आपको इससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन की जरूरत है तो आपको यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, आपको अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मुंबई बेस्ड फिनटेक
गेट वेंटेज सिक्योर एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। तो आरबीआई तो यार समय समय पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस और एनबीएफसी के लाइसेंस बांटता रहता है, तो उनमें से ये एक कंपनी है जिसका नाम है गेट वेंटेज, और इसको भी एनबीएफसी लाइसेंस दिया गया है बाय द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ कैपिटल raising method in which investor receive a certain percentage of the company's ongoing total gross revenue in the exchange of for the providing capital। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कंपनी के जो भी रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे मिलता है आपको कैपिटल शेयर करने में। देखो दो तरीके से आपकी कोई भी कंपनी फंड को रेस करती है। या तो मैं जाऊंगी किसी कंपनी के पास, जैसे कि मेरी कंपनी है और मैं बोलूंगी कि मुझे फंड की जरूरत है, तो सामने जो इन्वेस्टर बैठा है वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा यार मुझे अपनी कंपनी के 10% शेयर दे दो और बदले में ये कैपिटल ले लो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है? रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग होता है। मतलब सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, आपका जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका इतना % हमें चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यही बात कही है, अ टाइप ऑफ कैपिटल raising method in which investor receive a certain percentage of the company's ongoing total gross revenue in exchange for providing capital। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है, ये तो एनबीएफसी की इंफॉर्मेशन है। आई थिंक दो न्यूज यहां पे मर्ज हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पे गेट एडवांटेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द एनबीएफसी। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मर्ज हो गई है, एडिटर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको टर्म तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय बैक रिजल्ट एंड द मार्केट डायनामिक्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। अब मार्केट से अगर आरबीआई को लिक्विडिटी को खत्म करना है या कम करना है तो क्या करती है? वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है। मतलब आरबीआई क्या करती है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने बेची है उसको वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है। मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ बाय बैक ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीविंग ऑफर totaling 17,384 करोड़ रुपीस बट एक्सेप्टिंग ओनली 10,000 करोड़ रुपीस ऑफर। जबकि इन्होंने नोटिफाई किया था कि हम 40,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एब्जॉर्ब करेंगे। इनको जो टोटल ऑर्डर मिले वो 17,000 करोड़ के थे, लेकिन आरबीआई ने एब्जॉर्ब कितना किया है? 10,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे किया है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमको पता है कि एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इशू करती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती हैं वो आप देखेंगे शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं एंड लॉन्ग टर्म की हो सकती हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपके टी बिल्स आते हैं एंड लॉन्ग टर्म में आपके बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है भारतीय इंटरप्राइजेज सेल आईसीआईसीआई लुम्बार्ड शेयर फॉर 663 करोड़ रुपीज। यहाँ पे भारतीय इंटरप्राइजेज जिसको लीड करते हैं सुनील भारती मित्तल, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आईसीआईसीआई लुम्बार्ड के 0.8% जो स्टैक है उनको बेच देंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। कितने रुपए में? 663 करोड़ रुपीज में। जिसके बाद आईसीआईसीआई लुम्बार्ड में भारतीय इंटरप्राइजेज की जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कितनी रिड्यूस हो जाएगी? तो आप देखेंगे पहले ये शेयर 2.43% के थे, ये रिड्यूस होके 1.63% के हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट है इंडिया एक्सपोर्ट टू 115 कंट्री शो द पॉजिटिव ग्रोथ इन द 23-24। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस डेटा को पब्लिश किया है और कहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है और हमने 115 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ टोटल 238 कंट्रीज इन 23-24। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट क्या रहा है जहां हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है? आंसर हो जाएगा यूएसए के बाद यूएई, नीदरलैंड, चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी एंड इटली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और अच्छा साइन है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। हमने यहाँ पे 124 कंट्रीज के साथ इंपोर्ट भी किया है, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स।
नेक्स्ट क्या बोला है, डिप इन द मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट वाइल ग्रोथ इन द सर्विस एक्सपोर्ट इन 23-24। अकॉर्डिंग टू द डेटा द टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कितना है, $4,300 बिलियन है, जो कि डिक्लाइन हुआ है 3% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में, तो सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, $341 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। ठीक, शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, इंडिया का क्या शेयर है पूरे टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में, तो इंडिया का जो शेयर है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। 2014 में हमारा शेयर था 1.70% टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का, बट इन 2023 हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 1.82% है ग्लोबल। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। पहले ये 19th पोजीशन में था इन 2014, नाउ ये 17th पोजीशन में है इन 2023। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है, UAE was India's largest export market in 23-24, registering a growth rate of 12.71%। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा सिंगापुर के साथ भी हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 20%। ठीक, नेक्स्ट है रीजन वाइज एक्सपोर्ट। तो हम अगर रीजन वाइज देखते हैं तो ओशिनिया रीजन में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है, हाईएस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अब टर्म ऑफ परसेंटेज और रीजन वाइज हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा ओशिनिया रीजन में हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ द मर्चेंटाइज गुड्स। तो हमने टोटल 17 आइटम जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है एक्सपोर्ट किए हैं ड्यूरिंग द 2023-24। ठीक है, तो हमने टोटल कितने पॉजिटिव ग्रोथ देखी है कितने मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में, तो 17 आइटम्स में देखी है। ये 17 आइटम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड, फार्मास्यूटिकल, कॉटन, फैब्रिक, हैंडलूम प्रोडक्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें कहा है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी है उसमें हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में -13% एंड जेम्स एंड ज्वेलरी में हमारा जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है वो 13% हुआ है। नेक्स्ट है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स, तो इंपोर्ट अगेन डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छा साइन है अगेन। तो 23-24 में हमने जो इंपोर्ट किया है वो $677 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और टॉप 10 सोर्स कंट्री हैं जहां से हम अपना इंपोर्ट करते हैं, उसमें चाइना, USA, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, रशिया एंड स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इनएक्टिव अकाउंट टू बी क्लोज ऑन 1 जून 2024 PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या कहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि जितने भी इनएक्टिव अकाउंट है कस्टमर्स के उनको हम 1 जून 2024 में क्लोज कर देंगे। ठीक है, Customer whose account have become inactive can activate their account by the completing their KYC by 31 May 2024। आप KYC करके अपने इनएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किए तो उन सारे अकाउंट्स को हम 1 जून 2024 तक क्लोज कर देंगे। ये बात इन्होंने कही है। क्लियर है? अब वो अकाउंट कौन से हैं, इनएक्टिव अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द PNB दोस कस्टमर अकाउंट विल बी क्लोज वेदर देयर हैज बीन नो ट्रांजेक्शन बाय द कस्टमर फॉर द पास्ट 3 years। आपका बैलेंस भी जीरो है और लास्ट 3 years से आपने कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं किया है, तो ऐसे आपके अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट है, इनको क्लोज कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिनमें भले ही जीरो बैलेंस है, भले ही 3 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनको हम इनएक्टिवेट नहीं करेंगे। वो कौन से अकाउंट है, तो माइनर के अकाउंट है जिनकी एज अंडर 25 है, या वो सारे अकाउंट जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मनी ट्रांसफर होती है, लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, तो इनको बंद नहीं किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक इज द 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक आफ्टर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका फॉर्मेशन 1894 में हुआ था और इसने 1895 में अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया था इन आवर नेशन। डन। लाला लाजपत राय जी पहले पर्सन थे जिन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन किया था और इसे 1969 में नेशनलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतुल कुमार गोयल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टाटा कैपिटल एंड 14 अदर NBFC सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन टू RBI। RBI ने रिसेंटली कहा है कि 15 ऐसे NBFCs हैं जिसमें टाटा कैपिटल भी इंक्लूड है, जिन्होंने अपने सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को सरेंडर कर दिया है। उसका रीज़न ये बताया गया है, हो सकता है यहाँ पे जो एंटिटीज़ थी वो लीगली सीज हो गई हों, या फिर इनका अमलगमेशन हो गया है, इनको डिसॉल्व कर दिया गया है, या मर्जर हो गया है। और यहाँ पे 6 NBFCs ऐसी हैं जो इस मार्केट से एग्जिट लेना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर किया है। हमको इन कंपनी के नाम याद नहीं रखने, बस नंबर याद रख लोगे काम हो जाएगा। नेक्स्ट है
इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, SBI फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ भी फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस इट हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको हमने शॉर्ट में IIBX कहा है। यहाँ पे अब जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। पहली बात कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो बुलियन एक्सचेंज है, इस एक गेटवे की तरह काम करता है, जिसमें आप बुलियंस को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, और एक वॉलेट फैसिलिटी भी है जिसमें आप अपने बुलियंस को स्टोर कर सकते हो। तो बुलियन क्या होते हैं? आपके फिजिकल गोल्ड होते हैं या सिल्वर होते हैं जिनकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, इन द फॉर्म ऑफ बार्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये जो क्लियरिंग मेंबर बन चुका है वो कौन बना है? SBI बना है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, टोटल प्रॉफिट क्रॉस 1.4 लाख करोड़ रुपीस इन द FY24। देखो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो वहां से डेटा पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो FY24 खत्म हुआ है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 1.4 लाख करोड़ रुपीस हुआ है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से, ठीक है। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 35% हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का अगर आप अमाउंट देखोगे तो 1,41,203 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ा जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके जरिए 40% आपको प्रॉफिट हुआ है वो SBI है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में 40% शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। SBI का टोटल प्रॉफिट 61,000 करोड़ रुपीस का है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 22% हाई है। प्रीवियस ईयर 50,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली SBI को प्रॉफिट हुआ था, बट FY24 में SBI को अप्रोक्सीमेटली 61,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 22% ज्यादा है, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म में प्रॉफिट हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट है वो 228% ग्रो हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक का जो टोटल प्रॉफिट है वो 8,245 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर आपको हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में केवल एक ही बैंक है विच इज पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसमें आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यहाँ पे 55% डिक्लाइन देखा गया है आपके नेट प्रॉफिट में, ठीक। नेक्स्ट, फोन पे पार्टनर विद द लंका पे फॉर द UPI पेमेंट। नाम से समझ में आ रहा है लंका पे कहाँ का होगा? श्रीलंका का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। अगर कोई भी इंडियन टूरिस्ट कहाँ जाता है? श्रीलंका में घूमने के लिए जाता है, किसी भी मर्चेंट शॉप पे जाता है तो वहाँ के QR कोड से वो पेमेंट कर सकता है, सिंपल सी बात है। सो फोन पे हैज पार्टनर विद लंका पे टू अलाउ इट्स यूजर टू पे यूजिंग UPI अक्रॉस द श्रीलंका। Okay, PhonePe app user traveling to the Sri Lanka can make payment using the UPI across the Lanka Pay QR merchant, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो आपका करेंसी का कन्वर्जन है वो भी इजी हो जाएगा। इसके अलावा आपको करेंसी को कन्वर्ट करा के अपने पॉकेट में रख के नहीं जाना पड़ेगा, फिजिकल जो करेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इससे ये फायदा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, HDFC Bank launch virtual credit card Pixel, its first virtual credit card with a Visa network। तो HDFC Bank ने रिसेंटली पिक्सल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके दो इंपॉर्टेंट वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं, पिक्सल प्ले एंड पिक्सल ग्लो, ठीक है। पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो दो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे वर्चुअली लॉन्च किए हैं HDFC बैंक ने और पावर्ड बाय द वीजा नेटवर्क, ठीक है। खास बात इनकी ये है कि आप इसे पर्सनलाइज भी करा सकते हैं। Customer can register for the card on the bank's PayZapp mobile application, which can be digitally managed. The PayZapp application will provide credit card user with features like a card control, reward, EMI dashboard, notification, statement, repayment, disputes, etc. Next है LIC gets 3-year extension from the SEBI to achieve 10% public shareholding। देखिएगा यहाँ पे सेबी के नॉर्म्स हैं। सेबी क्या कहता है? जिस दिन आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो विथ इन 3 years आपको 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी।
ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। लेकिन LIC में अगर देखा जाए तो पब्लिक शेयर होल्डिंग 3.5% है, मतलब जो कि कम है, जबकि LIC लिस्ट हुआ था कब, 17 मई 2022 को। इसलिए यहाँ पे सेबी ने कहा है कि हम एडिशनल आपको यहाँ पे समय देते हैं और आप अपनी शेयर होल्डिंग को 10% तक इंक्रीज कीजिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रांटेड अ 3-year एक्सटेंशन बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू अचीव 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग। आपको 16 मई 2027 तक 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी है, ऐसा सेबी ने कहा है LIC को। नेक्स्ट है UN रिवाइज इंडियाज 2024 इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन अपवर्ड टू नियरली 7%, बेसिकली 6.9% के आसपास है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एज ऑफ मिड 2024 इंडिया की इकोनॉमी फोरकास्ट की गई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि FY24 में इंडिया की जो GDP है, मतलब 2024 की अगर बात करें, इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.9% होगा और 2025 में इंडिया का जो ग्रोथ है वो इन्होंने 6.6% एस्टिमेट किया हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें। वहीं अगर इन्होंने बात की है वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में, तो कहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी 2.7% इन 2024 एंड 2.8% इन 2025। नेक्स्ट है इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी लाइकली टू रीच $1 ट्रिलियन बाय द 2030। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लगातार इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है, हमारा जो ई-कॉमर्स बिजनेस है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, वो लगातार ग्रो हो रहा है। बेसिकली ई-कॉमर्स सेक्टर में ग्रोथ हो रही है 25% एनुअली। तो इन्होंने कहा है कि 2030 तक इंटरनेट इकोनॉमी मार्केट इंडिया का $1 ट्रिलियन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट GST पोर्टल इम्प्लीमेंट मशीन रजिस्ट्रेशन फॉर द पान मसाला एंड टबैको मैन्युफैक्चरर्स टू द कर्ब इवेजन। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे आपको यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है कि कितना आप पान मसाला का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप कहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, लीगल है, इलीगल है, और आप यहाँ पे टैक्स को चोरी कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। In an effort to combat tax evasion in the pan masala and tobacco sector, the GST portal has introduced, जिसमें आपको न्यू फॉर्म एंड आपको अपनी जो मशीनरीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा और जो आपका मंथली इनपुट है एंड आउटपुट है उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे कही है। टू टेकल एवेजन द GST पोर्टल हैज डेवलप्ड 2 फॉर्म फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द पान मसाला एंड द टोबैको प्रोडक्ट। इसमें आपको GST के 2 फॉर्म्स मिलेंगे, 1 एंड 2। फर्स्ट नंबर का फॉर्म ये कहता है कि आप कोई नई मशीनरी परचेस करते तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करो, और कोई पुरानी मशीनरी है जिसको आप डिस्पोज करते तो उसके बारे में भी अपडेट करो। ठीक है, इसके अलावा मंथली कितना आप इनपुट जनरेट कर रहे हो, कितना आप आउटपुट कर रहे हो, ये आपको मंथली यहाँ पे डेटा रेडी करना है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। नेक्स्ट बात करेंगे आउटलुक फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रो इन FY25 FIEO प्रोजेक्शन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट किया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो FY25 में आप देखोगे कि 500 से लेकर $510 तक हो जाएगा, $510 बिलियन तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है। अगर हम फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये एपेक्स बॉडी है फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और जिसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था। DP वर्ल्ड ओपन इट्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन इन इंडिया एट चेन्नई। तो DP वर्ल्ड एक लॉजिस्टिक फर्म है, ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस है, और ये इंडिया में लार्जेस्ट फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन को सेटअप कर रहा है। कहाँ पर? चेन्नई में। इससे तमिलनाडु में या चेन्नई में आप कहोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये जो पूरा लॉजिस्टिक या वेयर हाउस फैसिलिटी तैयार की जाएगी, ये 6 लाख स्क्वायर फीट एरिया में इसको डिजाइन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेसेस रहेंगे, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एंड एटसेट्रा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन Jan to March 2024। क्वार्टरली बुलेटिन है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगेन आएगी, हम वापस इसको डिस्कस करेंगे। सो 22nd ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम शॉर्ट में NSSO के नाम से जानते हैं। इन्होंने 22nd नंबर का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को पब्लिश किया है।
अब हम हाइलाइट्स देखेंगे। तो पहली बात इसमें कही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिक्रीज हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होना मतलब गुड साइन। तो 6.7% से अगर आप देखो यहाँ पे 6.8% से ये डिक्रीज हुआ है 6.7% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव। नेक्स्ट है फीमेल। तो फीमेल में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 9.2% इन जनवरी मार्च 2023 टू 8.5% इन जनवरी मार्च 2024। ठीक है। नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं जिनकी एज 15 ईयर या अबव है, जो कोई जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, वो सारे लोग आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर आते हैं। तो अर्बन एरिया में अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, मतलब ज्यादा लोग चाहते हैं कि हमें जॉब करनी है। तो यहाँ पे इंक्रीज ट्रेंड देखा गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। यहाँ पे जो बेसिकली कंपेयर हो रहा है ना, वो मार्च कहाँ से कंपेयर हो रहा है, जनवरी मार्च 2023 से जनवरी मार्च 2024 के डेटा को कंपेयर किया जा रहा है। तो आपका जो डेटा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो 48.5% से इंक्रीज होकर 50.2% आपको देखने को मिलेगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरिया में इंक्रीज हुआ है और ये 22.7% से 25.6% हुआ है। ठीक है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है और 3 मेजर सर्वे को ये पब्लिश करता है, सोशियो इकोनॉमी सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर सर्वे। ठीक है, और इसके अलावा NSSO लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी पब्लिश करता है। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस बीमा सेंटर प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद इनोवेशन। अब यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा सेंट्रल लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा नहीं कहते कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस को परचेस करना है, नहीं। यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है बीमा सेंट्रल। मतलब आपके जितने भी बीमाज हैं, इंश्योरेंस हैं, आप इनको एक ही जगह रख सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आपको किसी का पेमेंट करना है या कोई डाउट है तो इसको आप इजीली एक जगह पे मैनेज कर सकते हो। इट हैज कोलैबोरेटेड विद द बीमा सेंट्रल विच वॉज डेवलप्ड बाय द CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट है DPIIT रिपोर्ट ओवर 7 मिलियन ट्रांजेक्शन ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म इन अप्रैल। तो अगेन ये भी एक अच्छी बात है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने क्या कहा है, ऑर्गेनाइज द ONDC स्टार्टअप महोत्सव। इन्होंने ONDC स्टार्टअप महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया था 17 मई को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में, जिसमें आपके 12 यूनिकॉर्न और 125 स्टार्टअप्स ने कमिट किया है कि वो ऑन बोर्डिंग करेंगे, मतलब ONDC प्लेटफॉर्म में आएंगे। ONDC प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि काउंटर करना चाहता है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि DPIIT ने रिपोर्ट किया है कि 7 मिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन अप्रैल में आपको ONDC प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स वाला जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, पॉलिसी बाजार है, इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे ऑनबोर्डिंग करेंगे ONDC प्लेटफॉर्म पे। ONDC को 2021 में लॉन्च किया गया था और गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की लॉन्च कब की थी, 16 जनवरी 2016 में की थी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। अब ये क्या कहानी है भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपना घर बनाते हो और आपका घर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसने अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया और आपका घर 6 मंथ के अंदर डिमोलिश हो जाता है, गिर जाता है, दीवार गिर जाती है, छत गिर जाता है, तो आपकी तो पूंजी चली गई, आपने जिंदगी भर जो कमाया वो खत्म हो गया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ऐसे प्रोजेक्ट को पहले ही आप इंश्योरेंस करा लो। तो सिमिलर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ब्रिजेस हैं एंड प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो कोलैप्स हो जाते हैं, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्टर की होगी। इसके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को साइन करने की बात की है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली फोकस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड इन द NHAI कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, आपके पास एक सिक्योरिटी होगी कि अगर कोई कोलैप्स होता है, कोई आपका बिल्डिंग गिरती है या ब्रिज गिरता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके कॉन्ट्रैक्टर की होगी। So far, around 700 insurance surety bond valued at around 3,000 crore rupees have been issued by the different insurance company. ठीक है, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अ श्योरिटी बॉन्ड इज अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग रिस्क वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड अ गारंटी टू द बेनिफिशरीज।
यहाँ पे आपको 3 पार्टीज देखने को मिलती है जिनके बीच में लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन होता है। तो एक तो होती है आपकी प्रिंसिपल पार्टी, मतलब आपका जो बेनिफिशियरी है, जैसे कि NHAI, जो कि क्या कर रहा है, मान लेते हैं किसी ब्रिज को इसने बनाया है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि इस ब्रिज को रेडी कर रहा है। और थर्ड नंबर पे एक इंश्योरेंस फर्म होती है। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टर को इस इंश्योरेंस फर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और एक गारंटी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, SBI General Insurance, the non-life insurance arm of the State Bank of India, has launched surety bond bima to support infrastructure development by providing the security arrangement। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने भी श्योरिटी बॉन्ड बीमा को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इन द बिजनेस ग्रोथ। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की थी वो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट के बारे में बात की थी, नेट इनकम के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। वहां पर हमने देखा कि SBI की जो ग्रोथ हुई है वो 22% नेट प्रॉफिट में आपको देखने को मिल जाएगी। और SBI का जो कंट्रीब्यूशन है 1.41 लाख करोड़ रुपीस का 40% आपको कंट्रीब्यूशन SBI का देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में। तो स्टेट ओन बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट लास्ट फिजिकल ईयर इन द टर्म ऑफ टोटल बिजनेस एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सबसे ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ किसको हुई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हुई है। इसके अलावा जो आपके करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट हुआ है वो भी सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। The lender has registered 15.94% rise in the total business in the FY24 followed by the SBI, ठीक है। तो आपको अगर हम देखा जाए तो टॉप बैंक्स देखो बिजनेस ग्रोथ के मामले में, तो आपको SBI सेकेंड नंबर पे मिल जाएगा एंड फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के बारे में। तो अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे फॉलोड बाय द SBI, देन बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो केवल 4 ऐसे लेंडर्स हैं जिनका डबल डिजिट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही 4 बैंक्स हैं जिनकी डबल डिजिट में ग्रोथ है, बाकी सबकी सिंगल डिजिट में ही आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, इन द टर्म ऑफ लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट। तो यहाँ पे कासा डिपॉजिट मतलब करेंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की बात हो रही है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर है विथ 52.73% ग्रोथ फॉलोड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इन द लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विथ रिगार्ड टू द लोन ग्रोथ। अगर हम लोन की बात करें कि किस बैंक ने सबसे ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो कोलकाता बेस्ड यूको बैंक फर्स्ट नंबर पे है एंड सेकेंड नंबर पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे असेट क्वालिटी साइड पे। तो असेट क्वालिटी साइड्स पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट पे और SBI आपको सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा, जिनमें आपको NPA सबसे कम देखने को मिलता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का NPA 1.88% है और SBI का 2.24% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन द टर्म ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है फॉलोड बाय द इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक टेबल बनाओ, जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स पे भी आपको कहा था, टेबल बनाओ, उसमें लिखो कि ये आपका बिजनेस ग्रोथ है, या आपका लोन ग्रोथ है, या आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, या आपका कासा डिपॉजिट है, और वहां पे फर्स्ट बैंक कौन से, सेकेंड बैंक कौन से, आप एक लिस्ट बना लो तो ज्यादा ईजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट है SBI raises short-term retail fixed deposit rate by up to the 75 basic points। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट है शॉर्ट टर्म रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट पे वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है 75 बेसिक पॉइंट से। मतलब अब आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा SBI का शॉर्ट टर्म रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट पे वो कितना कर दिया गया है, तो आप देखेंगे अलग अलग है, आपका डिपेंड करता है आपके डिपॉजिट लिमिट पे। अगर आपकी डिपॉजिट लिमिट 180 डेज से लेकर 210 डेज है तो आपको यहाँ पे जो लिमिट है वो 5.75 से इंक्रीज करके 6 पॉइंट कर दी है, मतलब 25 बेसिक पॉइंट इंक्रीज कर दिया है। अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं कितना 46 डेज से लेकर 179 डेज, तो आपकी जो लिमिट है इंटरेस्ट की वो 4.75 से इंक्रीज करके 5.50% कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में ये बेसिक पॉइंट इंक्रीज किए गए हैं। नेक्स्ट है पाइन लैब्स रिसीव सिंगापुर कोर्ट नोट टू शिफ्ट बेस टू द इंडिया। तो यहाँ पे एक पेमेंट फर्म है पाइन लैब,
और पाइन लैब को सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि आप अपनी जो पाइन लैब लिमिटेड और पाइन लैब प्राइवेट लिमिटेड आपकी जो एंटिटी है, इसके ऑफिस को आप इंडिया शिफ्ट कर सकते हैं। पाइन लैब हैज बिकम द थर्ड फिनटेक कंपनी आफ्टर फोन पे एंड ग्रो विच रिलोकेट इट्स डोमिसाइल टू द इंडिया फ्रॉम ओवरसीज। ये बात यहाँ पे कही गई है। अगेन इस पे हमने डिस्कशन किया था। रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई डिविडेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द 23-24। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि पहली बार इतना ज्यादा डिविडेंड आरबीआई ने दिया है हमारे गवर्नमेंट को। यू कैन सी यहाँ पर FY24 में जो टोटल डिविडेंड हमको रिसीव हुआ है वो 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है। किसको? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। द सरप्लस ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट इज 141% जंप ओवर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो डिविडेंड था वो 87,000 करोड़ था और इस बार आपको 2.11 लाख करोड़ रुपीस मिल रहा है, मतलब 141% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर हम देखेंगे तो 10 इयर्स में जो सबसे लोवेस्ट डिविडेंड ट्रांसफर हुआ है वो 21-22 में हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड, और ये कितना था? 30,000 करोड़ रुपीस का डिविडेंड आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया था। तो रिसेंटली 608 नंबर की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही थी, कहाँ पर? मुंबई में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर शक्तिकांत दास, और इसमें यह फैसला लिया गया था कि 2.11 लाख करोड़ रुपीस डिविडेंड हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें डन। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट गैप है वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू कंटेन द फिजिकल डेफिसिट और द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू टू 17.34 लाख करोड़ रुपीस, जो कि आपका 5.1% ऑफ द जीडीपी है, और इसको हमें थोड़ा सा और रिड्यूस करना है, 4.6 तक हमको इसको लेकर जाना है, या अंडर बिलो द 5% हमको इसको लेके जाना है। ठीक है, इतनी चीजें। In the budget for 24-25, the government projected a dividend income of 1.02 लाख करोड़ रुपीस फ्रॉम द आरबीआई। यहाँ पे बजट में क्या कहा गया था कि हमको इतना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इससे डबल डिविडेंड गवर्नमेंट को बेसिकली रिसीव हुआ है। ठीक, इतनी चीजें। चलिए, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि इस बार तो आरबीआई ने अपना जो कंटिजेंट बफर रिस्क था इसमें भी डिपॉजिट हाईएस्ट था 6.5% फॉर द 23-24। अभी जो कंटिजेंट बफर रिस्क क्या होता है? तो ये आरबीआई के पास एक्स्ट्रा जो मनी होती है, बेसिकली आपके जो डेली वर्क हैं, डे टू डे वर्क हैं, जो आपकी रनिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उसके लिए जो पैसा रखा जाता है उसको कंटिजेंट बफर रिस्क कहते हैं। ठीक है, इसके लिए 2018 में एक कमेटी बनाई गई थी विच इज़ हेडेड बाय द विमल जालान, और उसमें इस कंटिजेंसी बफर रिस्क के बारे में बात की गई थी। ठीक है, कहा गया था कि 6.5 से लेकर 5.5% के बीच में आपका कंटिजेंसी बफर रिस्क होना चाहिए। तो इस बार आप देखोगे कि आरबीआई का जो कंटिजेंसी बफर रिस्क था वो भी हाई था, उसके बाद भी आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड हमारे गवर्नमेंट को दिया है। विमल जालान कमेटी की जो रिकमेंडेशन है 2019 में एप्लीकेबल की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है आरबीआई अनाउंस इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034। यहाँ पर बेसिकली वो बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है जो कि मैच्योर होंगे, जिनको आप अभी खरीद रहे हो, लेकिन मैच्योर कब होंगे? 2034 में मैच्योर होंगे। उन बॉन्ड्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एन 8% इंटरेस्ट रेट ऑन द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मैच्योर इन द 2034। ये बात यहाँ पे कही गई है। क्या बोला है? दिस इज अ वेरिएबल रेट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड 8% नहीं होगा, ये फ्लोटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज अ वेरिएबल रेट बॉन्ड एज द इंटरेस्ट रेट विल चेंज आफ्टर एवरी 6 मंथ एंड हैज अ मैच्योरिटी टाइम पीरियड ऑफ द 7 ईयर। तो यहाँ पे आप इस बॉन्ड में मिनिमम 1000 रुपीज से मैक्सिमम कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो सेमी एनुअली होती है, मतलब 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को आपको जो इंटरेस्ट होता है उसकी पेमेंट की जाती है। दीज बॉन्ड आर नॉट लिस्टेड और द ट्रेडेड। इनको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप इनके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते हो, और ये आपके बॉन्ड्स लिस्टेड भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका लॉक इन पीरियड होता है, और यहाँ पे प्री मैच्योर इनकैशमेंट केवल स्पेशल केसेस में, वो भी सीनियर सिटीजन को ही अलाउ होता है, अदरवाइज यहाँ पे प्री मैच्योर इनकैशमेंट नहीं होता है। दीज बॉन्ड कैन बी परचेज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बैंक, और कुछ प्राइवेट बैंक से जैसे कि एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक से इन बॉन्ड को परचेज किया जा सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात हो रही है
इंडिया के बाकी सारे बैंक्स को मिला देते हैं, मतलब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला देते हैं। अभी तक हम पब्लिक सेक्टर बैंक की ग्रोथ के बारे में, उनके प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम कंबाइंड नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। सो इंडियाज बैंकिंग सेक्टर अचीव अ माइलस्टोन एट इट्स नेट प्रॉफिट सरपास 3 लाख करोड़ रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन FY24। पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमको प्रॉफिट हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, जो किसी एक IT कंपनी से भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ लिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सर्ज बाय द 39%। तो 39% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और 3.1 लाख करोड़ रुपीस का बेसिकली प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी चीजों को, तो 26 हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है और 12 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनको यहाँ पे इंक्लूड करके इस पूरे प्रॉफिट को बताया जा रहा है। ठीक है, अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं केवल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का 1.41 लाख करोड़ आपका नेट प्रॉफिट है और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 1.78 लाख करोड़ रुपीस जो प्रॉफिट है नेट, वो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक का हो जाएगा। तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें आपको 41% की जंप देखने को मिल जाएगी और पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको 35% की जंप देखने को मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो नेट प्रॉफिट हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो किसका हुआ था, SBI का हुआ था। वैसे ही अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो HDFC बैंक में हुई है। HDFC बैंक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहा है विच इज 60,000 करोड़ रुपीज। कितना है, अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीज। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे फिर हम। Market cap of BSE listed companies hit $5 trillion for the first time ever। यहाँ पर जितनी भी कंपनी हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं, तो उन सभी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार $5 ट्रिलियन को टच की है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ये आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है 21 मई का ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। करेंटली ओनली 4 स्टॉक मार्केट वुड वर्ल्ड ओवर आर इन द 5 ट्रिलियन प्लस क्लब। तो केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिनके मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैप आपके स्टॉक का $5 ट्रिलियन को टच करता है, जैसे कि USA, चाइना, जापान और हांगकांग, और पहली बार इंडिया ने भी इसको टच करने का काम किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, हम सभी को पता है। 1875 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन 1957 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। डन। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द नेट FDI टू $10.5 बिलियन इन FY24 RBI। तो यहाँ पे अगेन RBI का डेटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डेटा को पब्लिश किया है। क्या कहा है कि हमारा जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है, और कितना, थोड़ा बहुत नहीं, 62.17 का डिक्लाइन आपको हमारे FDI में देखने को मिल जाएगा इन FY24। FY24 में हमें जो टोटल FDI रिसीव हुआ है वो $10.5 बिलियन का FDI रिसीव यहाँ पर हुआ है। ये बात कही है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में काफी कम है। अगर आप देखोगे तो $27.98 बिलियन हमें प्रीवियस फिस्कल ईयर में FDI रिसीव हुआ था, और अब ये $10 बिलियन का है, मतलब यहाँ पे 62% का डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। बाकी रीजंस दिए गए हैं कि क्यों FDI में कमी आई है, आप इनको पढ़ सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, डन, इतनी चीजें। नेक्स्ट है महिंद्रा फाइनेंस एक्सपांड सर्विस विद IRDAI अप्रूवल। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस जो कि एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इंडिया के NBFC सेक्टर में, और इन्होंने कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस को सिक्योर कर लिया है। मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब IRDAI ने यहाँ पे महिंद्रा के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उनको कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब महिंद्रा जो है वो कॉर्पोरेट एजेंट को भी फाइनेंस कर सकेगा। ठीक है, इतनी चीजें। अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो डायरेक्टर एंड CEO हैं वो आपको राहुल रेवेलो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सर्टेन आइटम टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक आइटम की लिस्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को शेयर की है टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इट रिफर टू सिचुएशन वेयर इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द
इनपुट गुड्स आर हायर देन द फिनिश्ड गुड। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सम टाइम क्या होता है, रॉ मटेरियल जैसे कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ, और XYZ जो है वो टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, टेक्सटाइल के इसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और इसने रॉ मटेरियल को खरीदा है, तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया तो इस पर इंपोर्ट ड्यूटी ऑब्वियस सी बात है इसने दी है। मान लेते हैं ये क्या कर रहा है, इस पे जो आपका टैक्स है या GST पे कर रहा है रॉ मटेरियल पे, मान लेते हैं वो 12% है फॉर एग्जाम्पल। अब इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, रॉ मटेरियल कॉटन का क्या किया, पैंट बना लिया, कोई जीन्स बना लिया और इसको इसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड है उस पे इसको 5% GST मिल रहा है। तो आपने खरीदा था 12% GST पे रॉ मटेरियल, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उस पे तो आपको GST कम है, टैक्स कम है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कौन देगा, ये डिफरेंस गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, इतनी चीजें, तो इसे ही हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग ज्यादा होती है, इस पे आपने ज्यादा टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी दी है एज कंपैरिजन टू द फिनिश्ड गुड। तो इसलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कुछ आइटम की लिस्ट प्रोवाइड की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने, जिससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट में लॉसेस ना हो, हमारे जो वेंडर्स हैं या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉसेस ना हो, इसलिए इस बात को यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है मालदीव टू इंट्रोड्यूस इंडियाज रुपे सर्विस टू स्ट्रेंथ देयर इकोनॉमी। तो रुपे क्रिएटेड बाय द एनपीसीआई ने ही तो रुपे कार्ड को बेसिकली लॉन्च किया है, इज इंडियाज लीडिंग कार्ड पेमेंट नेटवर्क। और मालदीव इंडिया के रुपे सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मालदीव में रुपे कार्ड को 2012 में लॉन्च किया था। रुपे को कई सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, लाइक भूटान, नेपाल, मॉरिशियस, UAE एंड सिंगापुर। नेक्स्ट है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ओके, अब ये क्या कहानी है, इसको भी समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मतलब CBDT हैज नोटिफाइड द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि FY 24-25 के लिए जो CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाया है या इसको जो लॉन्च किया है उसकी वैल्यू 363 आपको देखने को मिल जाएगी। ये नंबर याद रखना है 363, जो कि FY 23-24 में 348 था, इसको इंक्रीज कर दिया है 363 आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जिसको अभी नोटिफाई किया है CBDT ने अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, और सिंस 2001 इसको पब्लिश किया जाता है। ओके, अब ये क्या कहानी है, कहानी सिंपल सी बात है। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आज से 10 साल पहले किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है, मान लेते हैं 100 रुपए में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा आज से 10 साल पहले, तो उस समय 100 रुपीज की वैल्यू अलग थी, बट आज 100 रुपीज की वैल्यू अलग है, क्योंकि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। पहले हम 100 रुपीज में 5 कोक की बॉटल लेते थे, लेकिन आज हम 100 रुपीज में केवल 2 कोक की बॉटल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है परचेजिंग पावर आपकी कम हुई है, राइट। तो यहाँ पे 10 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने 100 रुपीज की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, और अब यहाँ पर 10 इयर्स के बाद मैं उस प्रॉपर्टी को बेचती हूँ, तो 10 इयर्स के बाद जब मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रही हूँ तो इसकी वैल्यू 1000 रुपए है, मतलब मुझे यहाँ पे कैपिटल गेन हो रहा है 900 रुपीज का। तो यहाँ पर ये तो समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ मुझे कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जाए, तो कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करके CPI का इस्तेमाल करके यहाँ पर CBDT लॉन्च करती है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 363 रुपीज फॉर द FY 25। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया। अब हमारा यहाँ पे घाटा कितना हुआ है ट्रेड में, ये बात कही गई है। तो इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विथ 9 ऑफ इट्स टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, सिंगापुर, कोरिया। यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे हाईएस्ट रहा है, मतलब ज़्यादा रहा है। अगर हम चाइना के रिस्पेक्ट में बात करें तो चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, या जो ट्रेड डेफिसिट है वो $85 बिलियन है, रशिया के साथ $57 बिलियन है, कोरिया के साथ $14 बिलियन और हांगकांग के साथ $12 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद चाइना इन FY 24 स्टूड एट द $118.4 बिलियन। इतना हमारा टोटल ट्रेडिंग रही है विद चाइना, और ट्रेडिंग के बाद हमारा जो यहाँ पे डेफिसिट है मतलब वो $85 बिलियन है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है और एक्सपोर्ट आपको कम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है
Government received 3,662 करोड़ रुपीस डिविडेंड फ्रॉम द LIC। अगेन LIC में भी आपको गवर्नमेंट के स्टैक्स देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट के शेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर LIC को प्रॉफिट होगा तो LIC को डिविडेंड देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो यहाँ पर देखा गया है कि LIC को 2.5% ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, और LIC को जो नेट प्रॉफिट है वो 13,762 करोड़ रुपीस है। इसलिए LIC ने 3,662 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो असेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है। LIC का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो डिक्रीज हुआ है 2.56% से 2.01%, और बिजनेस ग्रोथ तो हुई है 4.66%, यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ भी देखी गई है। नेक्स्ट है TCS गेट्स कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डील फ्रॉम द कुवैत वर्जन बैंक। अब यहाँ पे कुवैत में एक कमर्शियल बैंक है विच इज वर्जन बैंक, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द यंगेस्ट कमर्शियल बैंक है कुवैत का, जिसमें आपके 160 ब्रांचेस कुवैत में देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो वर्जन बैंक है ना कुवैत का, ये अपने बैंकिंग सिस्टम को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज कराना चाहता है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस और इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा जो आपके हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को कर सके, इनोवेशन आ जाए इसमें, और स्टाफ की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। तो अपने बैंकिंग कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने के लिए TCS के साथ इन्होंने डील साइन की है। तो TCS कुवैत के वर्जन बैंक को मॉडर्नाइज कर रहा है। नेक्स्ट है स्मार्टफोन बिकम्स इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम विद 42% ग्रोथ। अब जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, हमारा ट्रेडिंग डेफिसिट काफी ज्यादा है, बट यहाँ पे स्मार्टफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको 42% ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये 4th नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम बन चुका है। ठीक है, डन बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम। PLI स्कीम के कारण 42% ग्रोथ हुई है आपके स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट मार्केट में, और सबसे ज्यादा जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो USA में अपने स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करने का काम किया है। अगर हम देखें FY24 में स्मार्टफोन का टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो $15.6 बिलियन का एक्सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डन, यू कैन सी द लिस्ट कि USA के साथ $5.6 बिलियन के स्मार्टफोन को हमने एक्सपोर्ट किया है, देन UAE, फिर आपका नीदरलैंड, UK और इटली है। आपको यहाँ पे टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको डीजल है, पॉलिश डायमंड, एविएशन, स्मार्टफोन एंड मोटर गैसोलीन है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्मार्टफोन का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 15.6% है, सभी में नेगेटिव ग्रोथ है, केवल पॉजिटिव ग्रोथ आपको 42% की स्मार्टफोन में ही देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट BSE मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो रिकॉर्ड 15 ईयर हाई ऑफ द 142%। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना डेटा पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो है वो 15 ईयर हाई है 140%। मतलब जो मार्केट कैप और GDP का रेशियो के बारे में बात की जा रही है, तो हमें याद रखना है 140% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बिजनेस लिस्टेड ऑन द BSE वॉज 414 ट्रिलियन रुपीज और द $5 ट्रिलियन कंपेयर टू द इंडियाज GDP इन FY24 ऑफ द 296 ट्रिलियन एट द करेंट एक्सचेंज रेट। मतलब हमारा जो GDP की बात की है वो 296 ट्रिलियन डॉलर की बात की है, और यहाँ पे मार्केट कैप 5 ट्रिलियन है। तो यहाँ पे जो ये रेशियो है इसने यही बोला है कि 140% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है 4 यूरोपियन बैंक्स रिक्वेस्ट RBI अप्रूवल फॉर द थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन मॉडल। यहाँ पर 4 यूरोपियन बैंक्स हैं, जैसे कि क्रेडिट एग्रीकोल, सोसाइटी जनरल, दुशाबे बैंक एंड द PNB परिभाष। ये आपके 4 ऐसे यूरोपियन बैंक हैं जिन्होंने रिसेंटली RBI से रिक्वेस्ट की है एज अ थर्ड पार्टी ऑपरेट करने के लिए। दे आर आस्किंग टू द RBI टू लेट देम यूज अ थर्ड पार्टी क्लियरिंग मॉडल टू कीप बाइंग एंड सेलिंग इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड द डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $2.6 बिलियन इन सोवरियन लैंडिंग इन इंडिया इन 2023। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि 2023 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $2.6 बिलियन का लोन दिया है। किसके लिए? अर्बन डेवलपमेंट के लिए, पावर इंडस्ट्री और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया को रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। अब इस लोन का इस्तेमाल इन्होंने विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी किया है। ठीक है, इसके अलावा इट प्रोवाइड लोन टू द फंड प्रोजेक्ट टू इंप्रूव अर्बन सर्विसेज इन द उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा
इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में रोड कनेक्टिविटी के लिए, हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने के लिए, दिल्ली मेरठ जो रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर है इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टोटल जो लोन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो $2.6 बिलियन का लोन सेक्शन किया था। इसके अलावा क्या कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहता है कि हमने $23.53 मिलियन का लोन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट दिया है और $4.1 मिलियन हमने क्या किया एज अ ग्रांट दिया है गवर्नमेंट को। ये बात यहाँ पर कही गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एंड जापान के पर्सन है जिनका नाम है मासासागु आसाकावा, इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेबी शॉर्टेंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स डिलीवरी पीरियड टू द बूस्ट लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जो कमोडिटी परचेस करते हैं कमोडिटी मार्केट से, उनका जो डिलीवरी पीरियड है वो यहाँ पे 5 दिन से रिड्यूस करके 3 डेज कर दिया है सेबी ने, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। ये बात यहाँ पे कही गई है। सो कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल टूल दैट अलाउ एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द कमोडिटीज एंड मेकिंग अ प्रॉफिट। अब ये जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं गेट्स इज वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट, मीनिंग इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन द फिजिकल कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसा समझ लेते हैं जैसे कि मिल्क है, मिल्क से आप कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि घी बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, राइट। ये आपके यहाँ पर हम इन्वेस्ट किस में करेंगे, घी में, चीज में, इसके हमने शेयर्स को परचेज किया है, लेकिन इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अंडरलाइंग एसेट पे करती है। अगर मिल्क की वैल्यू चेंज होगी तो इनकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट आपको देखने को मिलता है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, जो कि एक हाई रिस्क मार्केट भी कहलाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आरबीआई फाइन्स एचएसबीसी बैंक फॉर द वायलेशन ऑफ द फेमा रेगुलेशन। फेमा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसका वायलेशन करने के कारण एचएसबीसी बैंक को आरबीआई ने फाइन लगाया है 36.38 लाख रुपीस का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एचएसबीसी बैंक फेल्ड टू फॉलो द रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द फेमा। अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है, तो इस स्कीम को आरबीआई ने 2004 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इस स्कीम में ये कहा जाता है कि ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि आपका फंड ट्रांसफर करते हैं $250,000 तक का इन द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे आरबीआई की परमिशन के बिना आप इस स्मॉल फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसका पूरा डेटा पब्लिश करना होता है, आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है। एचएसबीसी बैंक ने नहीं किया, तो एचएसबीसी बैंक को आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी। अगर हम हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन मतलब एचएसबीसी बैंक के बारे में बात करें तो 1865 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, इतनी चीजें। एंड इंडिया में इसने ऑपरेशन 1959 में किया था। एचएसबीसी बैंक इज रजिस्टर्ड एज अ फॉरेन बैंक एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। और अगर इंडिया के ऑपरेशन को हेड कौन करता है तो हितेंद्र दवे करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं और फिर आज की वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट न्यूज है। पहला है बैंक ऑफ इंडिया साइन एमओयू विद इंडियन कोस्टल गार्ड टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज थ्रू द बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी और द पेंशन सेविंग स्कीम, ठीक। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसने पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन के साथ अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग एंड सपोर्ट द सोशल सेक्टर स्टार्टअप विद अ ग्रांट वर्थ ₹19.6 करोड़ इन द FY24। मतलब सोशल सर्विस सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रांट देने का काम एचडीएफसी बैंक करेगा। नेक्स्ट है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस साइन बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद द जन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ओके। फिर है गोल्डमैन शेस ग्रुप, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को फॉरकास्ट किया है फॉर द कैलेंडर ईयर 24। उन्होंने कहा है कि 10 बेसिस पॉइंट से अब बढ़ गई है, मतलब 6.7% हो गई है। प्रीवियसली इन्होंने कहा था कि 6.6% रहेगी। नेक्स्ट है आरबीआई ने 1 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी आईसीआईसीआई बैंक पे, इसके अलावा 91 लाख रुपीस का फाइन यस बैंक पे इम्पोज किया है क्योंकि इन्होंने अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस किए थे। नेक्स्ट है प्रूडेंशियल अथॉरिटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक। जैसे कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही साउथ अफ्रीका का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 10 मिलियन रेंट मतलब 4.5 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साउथ अफ्रीका की ब्रांच पे इम्पोज की है क्योंकि इन्होंने वहां के एक्ट को फॉलो नहीं किया था। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि जो आपके 100 रुपीज से छोटे मतलब 100 रुपीज से कम के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हम आपको मैसेजेस नहीं भेजेंगे, तो मैसेज बंद करने की बात की है 25 जून से। नेक्स्ट है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड अ साइप्रस पूनावाला ग्रुप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी in collaboration with the IndusInd Bank launched the co-branded Poonawalla FinCorp IndusInd Bank E-Lite रुपए क्रेडिट कार्ड। तो E-Lite रुपए क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया है।
इसके अलावा यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी आरबीआई ने लॉन्च किए थे, जिस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आई होप आपने देखा होगा। मैंने आपको बताया था अबाउट द प्रभा पोर्टल बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, और आपका फिनटेक रिपोजिटरी यहाँ पे रेडी की गई है। सो प्रभा पोर्टल क्या है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। प्रभा का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल है। अगर कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल या एंटिटी अप्लाई करना चाहती है लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए या रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए एक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेगा प्रभा पोर्टल, जिससे आपका सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। आप इजीली ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो, आरबीआई का रिस्पॉन्स देख सकते हो, ये सारी बातें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। ऑलरेडी एक वेबसाइट है, लेकिन अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है बाय द आरबीआई। ठीक है, जो कि आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन और iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा, जिसमें आपका जो प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर है वो 10,000 रुपीज के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, टी बिल्स में। ठीक है, और टी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आप देखोगे आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इशू करता है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली रेडी किया गया है आरबीआई ने। नेक्स्ट है फिनटेक रिपोजिटरी। तो फिनटेक रिपोजिटरी एक स्टोर हाउस की तरह है। हमारे देश के जो अलग अलग फिनटेक कंपनीज हैं, वो फिनटेक कंपनीज की क्या एक्टिविटीज हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को या कौन से एआई टूल को वो इस्तेमाल कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस फिनटेक रिपोजिटरी में होगी। इस फिनटेक रिपोजिटरी को मैनेज कौन कर रहा है, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि एक सब्सिडरी आरबीआई की, वो इसको मैनेज कर रही है। सिंपल सी बात है। तो ये 3 नए इनिशिएटिव्स भी आरबीआई ने लॉन्च किए थे। तो ये हमारे मई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, आई थिंक जो आपका वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट आप इसको मल्टीपल पार्ट्स में देख सकते हो। पर मई मंथ का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कवर करना जरूरी था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।